मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आती हो, पर सामने जब तुम आती हो, कुछ भी कहने से डरता हूँ मेरे साजन, हो मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज चर्चा करने वाले हैं अशोक के ऊपर। दोस्तों, ये मौर्य साम्राज्य के एक शासक है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक अलग पहचान दी। दोस्तों, आज अशोक के कलिंग युद्ध एवं अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन का मतलब होता है कि अशोक ने अपने युद्ध की नीति को त्याग दिया और अपनी धम्म की नीति को स्वीकार कर लिया। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में अशोक ने भेरी घोष से लेकर धम्म घोष की रास्ता को तय किया था। कहा जाता है कि इसमें अशोक ने अपनी तलवार, अपनी सारी अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया और वह धर्म के रास्ते पर निकल पड़े। दोस्तों, इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, अशोक का जो कलिंग युद्ध है, ये राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व को हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। और यह युद्ध कलिंग पर हुआ था। दोस्तों, कलिंग, जिसे आज हम लोग वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जानते हैं, तो उड़ीसा पर इनका आक्रमण होता है और ये आक्रमण 261 ईसा पूर्व, जहां अशोक का राज्य अभिषेक होने के बाद सिर्फ 8 वर्ष तक शासन किया था और उसके बाद उन्होंने उड़ीसा पर यानी कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और कलिंग की उस समय की राजधानी जो थी तोसली, और तोसली पर कलिंग अशोक ने अपना अधिकार कर लिया। कहा जाता है दोस्तों कि राजतरंगिणी, जो कि कलहन द्वारा रचित एक पुस्तक है, राजतरंगिणी में अशोक के कश्मीर में सारी वर्णन दिया गया है। कहा जाता है कि कश्मीर में उन्होंने श्रीनगर जो है उस नगर का स्थापना करवाया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि श्रीनगर जो नगर है जम्मू कश्मीर में, उसकी स्थापना किसने करवाया? तो उसकी स्थापना अशोक ने कराया। किसने कराया दोस्तों? अशोक ने कराया। तथा नेपाल में एक नगर है जिसका नाम है देवपत्तन। ये भी नगर किसने बसाया था? अशोक ने ही बसाया था। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक शुरू में, अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उससे पहले वो किस धर्म से संबंधित थे? तो दोस्तों, उससे पहले वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। यानी उनका धर्म क्या था? उससे पहले ब्राह्मण धर्म को उन्होंने स्वीकार कर रखा था। दोस्तों, उनके जो भतीजा यानी अशोक के बड़े भाई सुसीम, उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था निग्रोथ, उन्हीं के प्रभाव से आकर अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने का मन बनाया, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कहा जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम है उपगुप्त। कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उन्होंने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो याद रखिएगा, उपगुप्त नाम के एक भिक्षु थे और इन्हीं से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने आजीविका संप्रदाय के कुछ साधुओं के लिए बरार की गुफा में 4 गुफा का निर्माण किराया। क्या किराया दोस्तों? बरार की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण कराया, जिसमें से प्रथम गुफा का नाम है लोसम ऋषि गुफा, दूसरा गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी गुफा, तीसरा गुफा का नाम है कर्ण चौपार गुफा एवं चौथा गुफा का नाम है
आपका सुदामा गुफा। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन सा गुफा है, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपर, सुदामा और लोसम ऋषि गुफा। तो ये 4 गुफा अशोक ने किसके लिए बनवाया था, आजीविक संप्रदाय के कुछ साधुओं को उन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, और एक चीज याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसा ग्राम था जहां अशोक ने करमुक्त ग्राम घोषित कर दिया। करमुक्त बोलने का मतलब है कि करमुक्त मतलब उसका सारा कर्जा यानी सारा कर जितना भी टैक्स लगता था वह सब अशोक ने माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ 1/8 भाग ही कर के रूप में उन्होंने मतलब उस ग्राम से लेना स्वीकार किया। तो कितना लिया जाता था उस ग्राम से, 1/8 भाग लिया जाता था, बाकी सारी कर माफ हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, ये था अशोक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब देख लेते हैं कुछ अशोक के अभिलेख। जितना छूट जाएगा अभिलेख, उस अभिलेख को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसके काल में हुआ था, अशोक के काल में। इससे पहले भारत में शिलालेख का प्रचलन नहीं होता है, कोई भी राजा मतलब शिलालेख का उपयोग नहीं करते थे। सर्वप्रथम अशोक ने ही शिलालेख में अपना नाम खुदवाना, कुछ भी चीजें हैं उन्होंने अपने शिलालेख में अंकित कराया। बोला जाता है कि पहला शासक जिसने अभिलेख के द्वारा जनता को संबोधित किया, मतलब जितनी भी चीजें जो कुछ भी जनता को मतलब दिया जाता था और वह किस में उकेरा जाता था दोस्तों, स्तंभ लेख में, गुहा लेख में और शिलालेख में। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभिलेख का विभाजन, अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। याद रखिएगा मित्रों, अभिलेख को शिलालेख में बांटा गया है, अभिलेख को गुहा लेख में बांटा गया है और अभिलेख को स्तंभ लेख में बांटा गया है। शिलालेख मतलब पत्थर में उस लेख को उकेरा जाता था, उसमें कुछ लिखा जाता था, कुछ अंकित किया जाता था। गुहा लेख का मतलब होता है गुफा में उस लेख को लिखा जाता है, मतलब जो कुछ भी लिखना है गुफा में जाके लिखना है। और स्तंभ लेख का मतलब होता है पिलर में लिख दिया जाता था। तो याद रखिएगा अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। अशोक के बृहद जो शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 14 है। याद रखिएगा अशोक के जो बृहद शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है, 14 है। और वह लगभग 8 या कहीं कहीं 7 लिखा रहता है, ये 7 स्थान या फिर 8 स्थान से प्राप्त हुआ था। दोस्तों लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख, जो अशोक के लघु शिलालेख जो मतलब छोटा शिलालेख था और जो स्तंभ लेख था और गुहा लेख था, ये सभी किस लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि में। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अशोक का लघु शिलालेख एवं स्तंभ लेख एवं गुहा लेख जो था ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। केवल 2 अभिलेख ऐसा था जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। दाएं से बाएं मतलब जस्ट देवनागरी लिपि से उल्टा। तो दोस्तों याद रखिएगा केवल 2 ऐसा अभिलेख था जो खरोष्ठी लिपि में मतलब दाएं से बाएं लिखा जाता था। उस 2 अभिलेख का नाम क्या था दोस्तों, मानसेहरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी अभिलेख। क्या क्या नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। अशोक के सिर्फ 2 अभिलेख ऐसा है जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है और वह 2 अभिलेख क्या है, मानसेहरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी अभिलेख। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि अशोक की जो रानी थी, अशोक की रानी जिनका नाम था कारुबाकी, उन्होंने ये अभिलेख जो थे उनको दान में दिया था। किसमें दिया था दोस्तों, दान में। इसीलिए कौशाम्बी अभिलेख और प्रयाग स्तंभ लेख को रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौशाम्बी अभिलेख और प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको लगाना है कि उसे रानी अभिलेख के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो थे, कौन से, फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश के
एक राजा थे। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने मेरठ तथा टोपरा से स्तंभ लेख लाकर कहाँ मतलब स्थापित करा दिया था? दिल्ली में। कहाँ स्थापित करा दिया था? दिल्ली में। याद रखिएगा, जो मेरठ और टोपरा में अभिलेख था अशोक का, वह अभिलेख दिल्ली में किसने लाया है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एफएसटी। तो एफएसटी का मतलब होता है फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा दोस्तों, शॉर्ट में बता दें एफएसटी। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख को जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। जहांगीर जो मुगल साम्राज्य के एक राजा थे। तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख जो थे उनको जहांगीर ने लाया और इलाहाबाद के किला में लगा दिया गया। और याद रखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो था ये पहले कौशाम्बी में था। दोस्तों कौशाम्बी जो हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ने वाले हैं, कौशाम्बी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुरवा अभिलेख जो था स्तंभ लेख, ये चंपारण बिहार में है। तो पूछा जाता है एग्जाम में, रामपुरवा स्तंभ लेख जो है वह किस राज्य में और कहाँ स्थित है? तो बिहार के चंपारण में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अशोक के कुछ और अभिलेख को लेकर हम आएंगे। और इसी के साथ मतलब कल के क्लास के साथ मेरा ये मौर्य साम्राज्य फाइनली खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग शुरू करेंगे शुंग वंश के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।